गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें टोपी शुक्ला इस कहानी का पेज नंबर 39 पढ़ना है। उसके पहले मैं टोपी शुक्ला की जो पहली पार्श्वभूमि है कहानी की वो तुम्हें बिल्कुल संक्षेप में बताना चाहती हूँ कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि इफ़न और टोपी शुक्ला की जो कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि टोपी शुक्ला की पहली दोस्ती इफ़न के साथ हुई। दोस्ती भी ऐसी थी कि दोनों एक दूसरे का दर्द समझते थे। टोपी का इफ़न के साथ इतना गहरा रिश्ता था कि इफ़न के जाने के बाद टोपी शुक्ला सदा उदास रहता था। इफ़न के घर से टोपी को जो संस्कार मिले उसे वह कभी नहीं भूल पाया। उसके बाद हमने देखा कि इफ़न की दादी एक जमींदार की बेटी थी। उसके घर में उसे हर तरह की आज़ादी थी। घर में घी दही की कमी नहीं थी। लखनऊ में उसे यह नसीब नहीं होता था या उसे मौलवी बनकर रहना पड़ता था। अपनी बोली पर भी नियंत्रण करना पड़ता था। इन्हीं सब कारणों से वह पीहर जाना चाहती थी। उसके दादा मौलवी थे। घर में गाना बजाना नहीं होता था और यही कारण था कि दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी ना कर सकी। उसके बाद हमने देखा कि ये जो दोस्ती है दोनों दोस्तों की, तो ये दोस्ती के कुछ जो साध हैं वो टोपी शुक्ला के मुंह से उसके घर में निकल आते हैं, जैसे कि अम्मी शब्द। तो टोपी शुक्ला ने इफ़न के घर में माँ को अम्मी कहना सीखा। अम्मी शब्द उसे अच्छा लगा। एक दिन खाने के मेज पर उसने माँ को अम्मी कह दिया तो सभी के हाथ रुक गए और पता चलने पर उस पर दबाव डाल दिया गया कि वह इफ़न के घर न आए। टोपी के मना करने पर उसकी पिटाई की गई थी। तो इस प्रकार से हमने ये भी देखा कि टोपी ने इफ़न से दादी बदलने की बात की थी और जब इफ़न ने मना कर दिया तो टोपी रूठ गया था क्योंकि उसे इफ़न के दादी से ज़्यादा प्रेम था। जब टोपी घर जाता था उसके, तो इफ़न के घर के जो परिवार वाले हैं वो सभी उसे चिढ़ाते थे, परंतु मात्र दादी उससे बड़ा प्रेम करती थी। परंतु अचानक दादी का देहांत हो जाता है और टोपी को उसका घर खाली खाली सा लगता है, क्योंकि टोपी का दर्द समझने वाली वो एक अकेली दादी थी। इफ़न की दादी भी उनके घर में अकेली थी। उधर टोपी भी अपने घर में अकेला था। वो दोनों एक दूसरे के घर में अकेलापन महसूस करते थे और जब दोनों की मुलाकात हुई तो दोनों एक दूसरे का एकांत समाप्त कर दिया। टोपी को उसका नाम तक मालूम नहीं था, कभी उसके हाथ से कुछ खाया भी नहीं था, मगर दोनों में एक अटूट संबंध था और यही कारण था कि टोपी को दादी के देहांत के बाद इफ़न का घर खाली खाली सा लगा। यहाँ तक हमने पढ़ा। अभी आगे हमें जाना है पेज नंबर 39। ये 8 का आंसर हमने पढ़ा था। अभी देखो बेटा कि इफ़न के दादा जीवित होते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह ना समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले ना समझ पाए थे। यानी यहाँ पर लेखक ने बताया है कि जिस प्रकार से टोपी के घर वाले इस्लाम धर्मीय दोस्त से टोपी की दोस्ती हो चुकी है, ये जब पता चलता है तो वो स्वयं के घर को अपाक मानते हैं। वैसे ही यहाँ पर लेखक बता रहे, अगर इफ़न के दादा अगर जीवित होते तो शायद टोपी और इफ़न की दादी का जो रिश्ता बन चुका है वो भी कभी इस रिश्ते को नहीं समझ पाते, क्योंकि दोनों अलग अलग अधूरे थे। यानी दोनों अलग अलग मज़हब के थे, अलग अलग धर्म के थे, परंतु अपने घर में वो बिल्कुल अकेले थे, अधूरे थे। एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था और उन्होंने एक दूसरे को सहारा देकर दोस्ती के जरिए एक दूसरे की इच्छाएं पूरी की थी। किसने? दादी, इफ़न की दादी ने और टोपी ने। दोनों पैसे थे, है ना, यानी उनमें दोस्ती थी। एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी, यानी एक दूसरे में जो कमी थी परंतु वो एक दूसरे की जो अच्छाई उनको अच्छी लगती थी और इसी के कारण वो एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। दोनों अपने घर में अजनबी और भरे घर में अकेले थे।
दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था। दादी 72 बरस की थी और दूसरा 8 साल का। यानी ये दोस्ती जो होती है, दोस्ती में कोई यानी कोई कौन कितने साल का है इसका अंतर नहीं माना जाता है, बल्कि दोस्ती के लिए कौन बूढ़ा है और कौन छोटा है ये देखा नहीं जाता। दोस्ती में कोई मज़हब नहीं रहता है, दोस्ती में किसी प्रकार की जाति नहीं होती है, दोस्ती में किसी प्रकार की उम्र बाधा नहीं डालती है। उसी प्रकार से उनकी दोस्ती बन चुकी थी। तोहरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता। टोपी ने इप्पन को पुरसा दिया और इस प्रकार से पुरसा देना यानी सांत्वना देना, दिलासा देना, दिल को तसल्ली देना। तो इस प्रकार से टोपी कहता है कि अगर तुम्हारी दादी की जगह अगर मेरी दादी अगर की मृत्यु हो जाती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि उसे अपनी दादी पसंद ही नहीं थी, सुभद्रा देवी। इप्पन ने कोई जवाब नहीं दिया, उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे, क्योंकि इप्पन भी छोटा था, उसे समझ में नहीं आता था कि वे टोपी को मैं कैसे जवाब दूँ। और फिर दोनों दोस्त इप्पन की दादी की मृत्यु के शोक पर रोने लगे। अभी ये जो मैंने इतना सा जो 39 पेज नंबर का ये जो पैसेज पढ़ा बेटा, तो यहाँ से लेकर ये जो है ना बेटा, दोनों अलग अलग अधूरे थे, तो 8 साल का यहाँ तक हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया। मैं फिर से आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 9 है, कि टोपी और इप्पन की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे, पर एक अनजान अटूट रिश्ते से बंधे थे। इस कथन के आलोक में अपने विचार लिखिए। तो जिस प्रकार से मैंने अपने विचार यहाँ एक्सप्लेन करते हुए स्पष्ट किए, तो आप भी कह सकते हो कि किस प्रकार से दोनों के रिश्ते अटूट बंधन में बंध गए थे। कि अपने विचार प्रकट करना है आपको कि टोपी और इप्पन की दादी अलग अलग जाति और मजहब के थे, मैंने अभी बताया, यानी दोनों अलग अलग अधूरे थे, मगर दोनों अटूट रिश्ते से देखो दूसरे, यानी वो अटूट रिश्ते में बन चुके थे। प्यार का बंधन किसी जाति और धर्म को नहीं मानता है ना। उनकी दोस्ती ऐसी थी कि वो किसी जाति, धर्म या किसी उम्र का बंधन उन्हें नहीं था। जब दिल से दिल मिलता है तो जाति और धर्म बेईमानी हो जाते। दादी ने टोपी के दिल को पहचाना और टोपी ने दादी के प्यार को माना, और इस प्रकार दोनों में एक पाक साफ रिश्ता बना। इप्पन की दादी के आंचल में टोपी अपना अकेलापन भूल जाता था और दादी को भी टोपी के साथ अपनेपन का एहसास होता था, है ना। यानी वो अकेलापन भूल जाते थे। तो इस प्रकार से इन लाइन से हम ये आंसर स्पष्ट कर सकते क्वेश्चन नंबर 9 का, है ना। अभी हमें यहाँ पर देखना है पार्ट तीसरा जो शुरू हो रहा है। 2 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं ऑनलाइन लेक्चर के जरिए। अभी देखो कि टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है। अभी देखो ये जो है ना 10 अक्टूबर सन 45, तो ये जो दिन है ना वो उसे बहुत बुरा दिन लगा टोपी को, क्योंकि दादी तो पहले दादी का तो ये पहले किस्सा बता दिया, परंतु उसके बाद क्या हुआ कि 10 अक्टूबर सन 45 को ये जो इप्पन है ना, इप्पन के जो पिताजी थे, तो इप्पन के पिताजी का तबादला हो गया, क्योंकि वो कलेक्टर थे, सरकारी नौकरी करते थे। और फिर देखो उसे उसका एहसास उसे क्या लगा। 10 अक्टूबर सन 45 का यूँ तो कोई महत्व नहीं, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी तारीख को इप्पन के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए। यानी कहाँ पर बदली हो गई थी उनकी? मुरादाबाद को बदली हो गई थी। इप्पन की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद यह तबादला हुआ था, और इसलिए टोपी और अकेला हो गया, क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरनाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त न बन सका। तो इस प्रकार से ये जो यहाँ पर बताया गया है कि 10 अक्टूबर सन 1945 को इप्पन के जो पिताजी थे, तो इप्पन के पिताजी की वो कलेक्टर होने के
कलेक्टर थे और इसलिए सरकारी नौकर होने से उनका जो तबादला मुरादाबाद हो गया। तो इब्बन को लिहाजा घर छोड़ना ही था, उसके पिताजी के साथ, उसके परिवार के साथ तो उसे जाना ही था, तो वो चला गया था। यानी एक दादी जाने के बाद एक अकेला दोस्त बचा था, वो भी दोस्त भी क्या हुआ था, चला गया था। यानी ये जो इतनी मैंने जो लाइन पढ़ी ना, तो इस पर क्वेश्चन है बेटा कि 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में क्यों महत्व रखता है। तो बिल्कुल वैसा का वैसा आपने लिखा तो भी चलेगा। तो ये वो आंसर जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ से है। अकेला हो गया, कोई दूसरे कलेक्टर, हाँ अकेला हो गया है ना, यहाँ तक है वो। तो आप अपने भाषा में अपने राय में कैसे बताओगे कि टोपी के जीवन में 10 अक्टूबर सन 45 का दिन खास महत्व रखता है। इसी दिन उसका सबसे प्यारा दोस्त उससे बिछड़ गया था। इब्बन के पिता की बदली हो गई थी और वे सपरिवार मुरादाबाद चले गए। परिणाम स्वरूप टोपी अकेला और उदास हो गया। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं। और वहाँ पर उस बंगले में कौन आया था, लखनऊ के बंगले में दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त, यानी ठाकुर हरिनाम सिंह नाम के कलेक्टर आए थे। और ये हिंदू थे, देखो ये हिंदू थे, परंतु देखो उसका हिंदू होने के बावजूद भी उनके जो तीनों लड़के थे, तो तीनों लड़के में से एक लड़का भी उसका दोस्त ना बन सका। 3 लड़के कौन से थे उनके, डब्बू, बिल्लू और गुड्डू। डब्बू, बिल्लू और गुड्डू उसका दोस्त न बन सका। डब्बू बहुत छोटा था, बिल्लू बहुत बड़ा था और गुड्डू था तो बराबर का, परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। और यह बात भी थी कि उन तीनों को इसका एहसास, अभी यहाँ पर एहसास यानी अनुभूति होना था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं, किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया। तो इस प्रकार से बोले ये जो ये ठाकुर हरनाम सिंह के जो तीनों लड़के थे, बिल्लू जो बड़ा था और डब्बू जो छोटा था और गुड्डू जो टोपी के बराबर का था और अंग्रेजी बहुत बोलता था, और उन्हें एहसास था, यानी उन्हें गर्व था कि वो कलेक्टर के बच्चे हैं। और इस प्रकार से वो टोपी के वो दोस्त नहीं बन सके क्योंकि टोपी कलेक्टर का बच्चा नहीं था। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे क्योंकि बंगले के माली और चपरासी का तो तबादला नहीं हो सकता, लेकिन वो टोपी को पहचानते थे क्योंकि वो इब्बन का दोस्त था, ये उनको मालूम था, इसलिए वो बंगले में चला गया। बिल्लू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे, तो टोपी वहाँ पर चला गया। उसे लगा कि माली और चपरासी बताएंगे ये नए कलेक्टर के बच्चों को कि ये हमेशा यहाँ पर आता था, क्योंकि वो बंगला उसे वो छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके दोस्त की और दादी की वहाँ पर यादें थी। परंतु अभी वो यादें कुछ काम की नहीं रही क्योंकि दूसरे वहाँ पर आ चुके थे और दूसरे उससे दोस्ती करना नहीं चाहते थे। और ये तीनों बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और उनके साथ चपरासी और माली भी क्रिकेट खेल रहा था। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई और इस प्रकार से डब्बू ने, जो सबसे छोटा लड़का है ठाकुर हरनाम सिंह का, उसने इतने जोर से हिट किया, इतने जोर से बॉल गेंद को मारा कि सीधा वो टोपी के मुंह पर आ गया और उसने घबराकर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथों में आ गई और इस प्रकार से टोपी इतना डर गया कि उसके मुंह को कभी बॉल ना लग जाए, और इसलिए उसने क्या किया, ऐसे मुंह की तरफ दोनों हाथ किए अड़ाने के लिए, तो उसके हाथ में ही बॉल आ गई और जो डब्बू था वो आउट हो गया। हाउस दैट। और इस प्रकार से सब खुश हो गए कि देखो डब्बू आउट हो गया। हेड माली अंपायर था। अभी माली को कुछ समझ, इंग्लिश तो कुछ आती नहीं थी, बस वो उंगलियों के इशारों से ही समझ पाता था। उसने उंगली उठा दी। वो बेचारा केवल यह समझ सका कि जब हाउस दैट का शोर होता तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए। तो इस प्रकार से उसने सिर्फ ऊपर ऐसी उंगली उठा दी कि भाई आउट हो गया। और उसके बाद फिर डब्बू का ध्यान गया कि अपनी गेंद किसी और बच्चे के हाथ में है। हु आर यू? फिर उसने बोला कि तू कौन है? डब्बू ने सवाल किया। बलभद्र नारायण, टोपी ने जवाब दिया और टोपी ने सीधे ढंग से उसे आंसर दे दिया कि मेरा नाम बलभद्र नारायण है। तो फिर उन्होंने पूछा फिर हु इज़ योर फादर, क्योंकि उन्हें बड़ा गर्व था, उनके पिताजी कलेक्टर थे, परंतु इब्बन को गर्व नहीं था पिताजी कलेक्टर होने के बावजूद भी। यह सवाल गुड्डू ने किया और फिर उसके बराबर का जो था, टोपी के बराबर का ये जो गुड्डू, उसने सवाल किया कि तुम्हारे फादर क्या करते हैं?
देखो अभी उन्हें कितना पता है कि वो फादर क्या करते हैं, यह पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने पेज नंबर 39 पढ़ा। और 40 पेज नंबर पर देखो बेटा, 40 पेज नंबर पर यहाँ पर हमें दिख रहे हैं बच्चे किस प्रकार से गेंद खेल रहे हैं। ये जो माली पीछे अंपायर है ना, ये चपरासी, देखो चपरासी, और ये टोपी, टोपी के हाथ में गेंद आ गई है, और ये जो खेल रहा है डब्बू छोटा वाला, है ना। तो इस प्रकार से ये चित्र में हम बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी हो रही है। अभी अगला जो है पेज नंबर 41 हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे।